सभी विद्यार्थियों को पेट की परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सबने पेट का जो एग्ज़ाम है बड़ी अच्छे से दिया होगा। आज हम पेट के एग्ज़ाम में इतिहास विषय को लेकर के आए हैं, जो कि हमारे द्वारा दिलीप इंस्टीट्यूट आलमबाग अर्थात जैतीपुर में इतिहास विषय की क्लास दी जाती है। तो हम इतिहास का जो सॉल्यूशन लेकर के आए हैं पेट के एग्ज़ाम में 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जितने भी इतिहास से संबंधित प्रश्न आए हैं उनका हम सॉल्यूशन और उनसे मिलते जुलते कुछ और आंसर क्लियर करेंगे। और पिछले एग्ज़ाम के कुछ पहले हमने एक दो वीडियोस बनाए थे जो रिविजनल क्लास के थे। उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो छोटे वीडियो में ही फंस गए हैं। कई क्वेश्चन फंसे हुए हैं, उसी से क्लियर हो गया है एग्जैक्टली। तो आप इनका भी आंसर क्लियर कराने जा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम क्या नाम है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने कहा। यानी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि दिल्ली चलो, एक दिल्ली चलो अभियान, दिल्ली दूर नहीं, ये भी शब्द पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा है दिल्ली चलो। अब दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, इस बात को से पूछा जा रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। अब दिल्ली चलो का नारा के विषय में बात करी जा रही है। तो दिल्ली चलो का नारा ऑप्शन के हिसाब से आप देखें, आप सबको पता होगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो आंसर इसका क्लियर करते हैं कि सी लगा हुआ है इस आंसर में। हाँ, 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं दिल्ली चलो में। तो इसमें पहला हमारा है भगत सिंह। अगर हम भगत सिंह की बात करें तो इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद को संबोधित किया था, भगत सिंह। और लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें तो लाला लाजपत राय को ज़्यादातर अगर आप इतिहास में जानते हैं तो साइमन कमीशन के विरोध में जानते हैं। अब साइमन कमीशन हमारे भारत में कब आया और कब इसका गठन हुआ, तो 1928 में आया, 27 में गठन हुआ। और साइमन कमीशन का विरोध लाला जी ने किया और लाला जी ने बोला था कि भाई गो बैक साइमन। और गो बैक साइमन में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा इन पर प्रहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, जिसके चलते लाला जी की देहांत हो गया। अब आप शहीद चंद्रशेखर को तो जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, जो अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए इलाहाबाद के। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा क्लियर नहीं, 1789 में एक क्रांति हुई थी जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और इसी फ्रांसीसी क्रांति में क्लियर हो गया था कि राष्ट्रवाद की स्पष्ट की बात हो गई थी। चलिए, ये सारे क्वेश्चन, वैसे ये वाला वर्ल्ड ज्योग्राफी हिस्ट्री का मैंने नहीं कराया है, बाकी सभी क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, ये वीडियो में मिल जाएगा आपको, बहुत ही आसान सा पढ़ने को मिलेगा। स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रिय है। देवानाम प्रिय आप सभी जानते हैं, देवानाम प्रिय का नाम, देवानाम प्रिय का नाम सभी जानते हैं। देवानाम प्रिय कौन थे। अब पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध। क्या गौतम बुद्ध को देवानाम के संग जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते हैं कि गौतम बुद्ध को, भाई बुद्ध जी को कौन जानता है। बुद्ध जी को बुद्ध थे। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, भाई सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। अब आगे बात करते हैं कि सिद्धार्थ के जीवन के बारे में तमाम सारी ढेर सारी जानकारियाँ हमने वीडियोस में दे रखी हैं। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य, अब मौर्य को किस रूप में जानते हैं? अगर मौर्य की बात करें तो मौर्य जी को एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्स के नाम से जानते हैं। अब ये मौर्य काल के हैं, मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं और इन्होंने घनानंद जैसे महान शासक को पराजित करके
अपना राज्याभिषेक कराया और एक छत्रराज किया था। तो इनके समय में सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था, सेल्यूकस निकेटर आया। इन सब के बारे में आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा। अब सी आंसर की बात करें तो अशोक। प्रजा को अभिलेखों से संबोधित करने वाला पहला शासक अशोक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने रिविजनल क्लास पे बात करी है। तो मौर्य अशोक जो है ना, अशोक मौर्य वंश के शासक हैं और ये पहले चंड अशोक थे। परंतु कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन होने के बाद जनता को संबोधित करना चाहते हैं तो अभिलेखों का सहारा लेते हैं। इनकी जो लिपियां खरोष्टी, अरमाइकी, ब्राह्मी और ये ग्रीक थी, तमाम प्रकार से इन्होंने अभिलेख लिखे। वर्तमान में भी काफ़ी अभिलेखों का जिक्र हुआ है। तो इनके जो अभिलेख हैं जेम्स प्रिंसप द्वारा पढ़े गए हैं 1837 में। तो इन अभिलेखों में अशोक का नाम अलग अलग टाइप से मिला है। कहीं पर शाक्य मुनि भी इनको कहा गया है और प्रियदर्शी अशोक कहा गया है, देवानाम प्रिय अशोक कहा गया है। तो देवानाम प्रिय अशोक किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है, क्योंकि अशोक के ही नाम अलग अलग तरीके से संबोधित किए हैं। अब आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का वर्धमान नाम मिलता है, ये वर्धमान थे, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। तो ये महावीर स्वामी हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि संगमरमर का पितरादुरा। अब भाई संगमरमर की अगर हमसे बात करी जा रही तो आप संगमरमर कहाँ लगा हुआ, आप समझ रहे, संगमरमर लगा हुआ ताजमहल में। आप सभी जानते हैं कि ताजमहल में संगमरमर लगा हुआ है। तो संगमरमर की बात, अगर ताजमहल की बात आई है तो आप शाहजहाँ का नाम जानते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का बोलते हैं। भाई इन्होंने स्थापत्य, और इनके पितरादुरा की बात करें तो पितरादुरा एक प्रकार की डिज़ाइन है जो पत्थरों में करी गई हैं। इनके समय में ही एक सिंहासन था जो मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं। डिजाइनर बेबादल खां थे और मयूर सिंहासन 12.5 क्विंटल वजनी सोने का बना हुआ, जिस पर जवाहरात मशहूर यानी बेस कीमती विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर लगा हुआ है। ऐसा हीरा जिसको नादिर शाह लूट ले गया था 1739 ईस्वी में। नादिर शाह इसे ले गया, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इसे चला गया था। और इस प्रकार पितरा उस पर तख्ते ताउस उसको बोलते हैं, मयूर सिंहासन को, उस पर बैठने वाला शाहजहाँ पहला आदमी था और अंतिम मोहम्मद शाह रंगीला था जो कि मुग़ल बादशाह था। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं दांडी नामक यात्रा। अब दांडी नामक यात्रा की बात करी जा रही तो दांडी गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी 1930 में। अब आंदोलन में केवल पुरुष ही रहेंगे, इस बात को गांधी जी ने स्पष्ट किया था। और ये खबर किसको लगी थी? ये खबर लगी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय को। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महिलाओं को इस आंदोलन में भागीदार करने के लिए प्रयास किया और वो सफल नहीं। और मैडम भिकाजी कामा जो थी, ये जर्मनी में के स्टुटगार्ट में अपना देश का झंडा लहराने वाली यानी भारत की क्रांति में भाग लिया था। पंडित रमाबाई को सेवा सदन के लिए जाना जाता है। पंडित रमाबाई समाज सेविका रहीं। चलिए आगे, सरकार के किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध बना? देखो सिंधु अलग है, सिंध प्रांत अलग है। बम्बई से काट करके बना दिया गया सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत को, तो इसमें क्रिप्स मिशन का कोई योगदान नहीं है, बेबल का योगदान नहीं। भारत शासन अधिनियम एक प्रकार का संविधान था और इसके तहत एक प्रकार का गठन था। इसी को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से आया है, क्योंकि हमने हड़प्पा को भी पढ़ाया है, वैदिक सभ्यता को पढ़ाया है। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी, काश्य की नर्तकी की जो प्रतिमा बनी हुई है वो किस प्रकार बनी है? ये थोड़ा डाउटेड क्वेश्चन है। आयोग किस बात को मानता है, इस पे आपको ध्यान आगे देना है कि इसमें पत्थर की नक्काशी उस समय होती कहाँ थी? हड़प्पा में पत्थर की नक्काशी का कहीं कोई साक्ष्य, नक्काशी डिजाइनिंग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यानी कि हड़प्पा में जो आने साक्ष्य मिले हैं, बर्तन बनाना, ये नालियाँ, मकान ईंट पत्थरों के बने हुए थे, ईंटों के बने हुए, विशेषतः उसमें डिजाइनर का कोई प्रयोग नहीं मिला। लकड़ी की नक्काशी, तो लकड़ी का कोई मतलब नहीं बना। ईंट मिली थी, पत्थर ईंट मिली थी, ईंट का प्रयोग मिला था, एल आकार, वक्र आकार या अलंकृत ईंटें ये सब प्रकार की मिली। लेकिन नक्काशी वाली हाथी दांत की तो कोई बात ही नहीं करी गई। अब बात ढलाई कास्टिंग, अगर मूर्ति बनाई गई होगी तो ढलाई की गई होगी, ऐसा ऑप्शन के मुताबिक माना जा रहा है। बाकी इसका किसी बुकलेट में स्पष्टीकरण इस बात का नहीं हो पाया है मेरे द्वारा। आगे चलिए नेक्स्ट की बात करें।
इसमें तांबे का पहली बार उपयोग कब किया गया था? भाई ताम्र युग के लोग मानते होंगे कि भाई तांबे का युग, जब ताम्र प्रयोग हुआ तो ताम्र युग आया। लेकिन यहाँ पर तांबे का देख रहे हैं पहली बार उपयोग की बात कर रहे हैं। हमने तांबा के बारे में बताया कि भाई तांबा की खोज कैसे हुई। तो पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो यहीं पर हमको पढ़ने को मिला था कि दक्षिण में पल्लावरम नामक स्थान पर एक हैंडेक्स प्राप्त हुई थी जो तांबे की थी। अब आयोग ये किस बात को मानता है? क्योंकि मध्य युग में तो है नहीं। नव पाषाण काल की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ चीज़ें खोजी, आविष्कार हुए। आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, यानी आग तो पहले भी हो चुकी थी लेकिन उपयोग में आई। तो इसी प्रकार अब आयोग पूरा पाषाण काल को मानता है या फिर ताम्र पाषाण काल को मानता है? लेकिन इसमें उस हिसाब से तो पूरा पाषाण काल होना चाहिए, क्योंकि पूरा पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया। उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा काल। और निम्न पूरा पाषाण काल में ही कुल्हा हैंडेक्स वहाँ पर पाई गई थी, पल्लावरम नामक स्थान पर, एक हाथ की कुल्हाड़ी जो कि तांबे की थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अब ये प्रथम बौद्ध, भैया हम ये बौद्ध संगीति 25 बार पढ़े कम से कम, ऐसे समझा देते। पहले भी रिविजनल क्लास में भी मैंने कई बार बताया भाई, एक ही क्वेश्चन में बौद्ध संगीति, तो आप सभी जानते हैं किसी ने कश्मीर लगा दिया है। अब कश्मीर लगाने का मतलब आप समझिएगा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। भाई पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। भाई पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो इसका आंसर राजगृह होना चाहिए। मैंने कहीं से पेपर प्राप्त हुआ तो इसमें बी लगा हुआ, कश्मीर। तो राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन मिलता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भाई गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को आप सभी जानते हैं कि किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध ऑप्शन के मुताबिक आप देख लीजिए, गंगा नदी और पुनपुन नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी। तो आपको सभी ये रटा हुआ बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन आया, इसको कई बार मैंने पढ़ाया, तो आप सभी जान गए कि निरंजना नदी इसकी है। भाई पुनपुन नदी इसकी है नहीं, ये भी ध्यान रखना है। निरंजना नदी की बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन, देखो हर्षवर्धन का शासनकाल मैंने पढ़ाया है। मैंने राजपूत काल को बेसिकली ओवरऑल पढ़ाया है, डीपली नहीं पढ़ाया है। हर्षवर्धन को विस्तार पूर्वक पढ़ाया, इस पर मैंने बड़ी टिप्पणी किया है और रिविजनल में भी हर्षवर्धन को बहुत बार पढ़ाया है। तो हर्षवर्धन के समय में जो इनकी राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो वो थानेश्वर थी। वो पहले थानेश्वर थे, लेकिन इन्होंने कहा इनके शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी बनाया? तो नई राजधानी बनाया, थानेश्वर को राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया था, कन्नौज ले गए थे। कन्नौज में मौखरी वंश का राजवंश था, वहाँ पर इनके ग्रहवर्मन का राज था। ग्रहवर्मन जो थे राजश्री के हस्बैंड थे या पति थे, और राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी, और हर्षवर्धन की बहन राजश्री थी। राजश्री के पति ग्रहवर्मन थे, और ग्रहवर्मन के पाल शासकों ने हत्या कर दिया था। अब हत्या होने के बाद इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके चलते इनका प्रशासन जो हर्षवर्धन को संभालना पड़ा, इसलिए कठिनाई होती थी राजधानी, इसलिए अपनी राजधानी को उनके साम्राज्य में स्थापित कर दिया, जिससे इन्होंने अपना भी साम्राज्य संभाला और मौखरी वंश को भी संभाला, इसलिए कन्नौज को भी संभालते रहे। इसलिए थानेश्वर से राजधानी ट्रांसफ़र करने वाले हर्षवर्धन। और इन्हीं के शासनकाल में एक यात्री चाइनीज आया था जिसका नाम था वेनसांग। चलिए मगध पाटलिपुत्र, ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। मगध पाटलिपुत्र कुरुक्षेत्र पांडवों का क्षेत्र है, जिसको हम आर्य सभ्यता में कुरुक्षेत्र को पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र का यहाँ कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, या आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ ये क्वेश्चन दिख रहा है, आप निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत गुरिल्ला रणनीति पर, गुरिल्ला के युद्ध का प्रदर्शन, अगर आपको मराठा हमने पढ़ाया है विधि पूर्वक, तो आप मराठा में देखिएगा, मराठा शासकों में जो शिवाजी थे इन्होंने गुरिल्ला के युद्ध का संचालन किया था, और शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ने किया था गुरिल्ला का संचालन। तो इसमें मुगलों का गुरिल्ला से कोई संबंध नहीं। मुगलों ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया,
मुगलों ने किस नीति का? तुगलमा नीति, तोप खाने वाली। नायक वंशकों का युद्धों से संबंध नहीं, ब्रिटिशों से ने हड़प नीति और फूट डालो राजनीति का पालन किया है। तो इसका जो सही जवाब है वो मराठा साम्राज्य के लोगों का है। चलिए आगे देखते हैं कि ब्रिटिश ने किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता बढ़ाई। तो ये ब्रिटिश आए तो अंग्रेज आए, ये सिंपल सी बात है कि अंग्रेजी है, आयोग को मानना होगा अंग्रेजी। भाई ब्रिटिशों ने हिंदी और संस्कृत पर जोर ही नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता। देखो कार्यकर्ता की बात करी गई है, कोई अधिकारी, कोई पद, कोई लेबल की बात नहीं करी गई है, कोई राजनेता, तो कार्यकर्ता की बात करी गई है। तो अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थी हमारे कन्फ्यूजन में होंगे, बट मैंने इसको विस्तार पूर्वक उस समय पढ़ाया है जब हम राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ा रहे थे। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और उनके अधिवेशन को पढ़ाए हैं, उस समय इस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्लियर करा है। चलिए फिर यहीं पर क्लियर करते हैं। देखो इनका कोई इससे संबंध नहीं है। बाल गंगाधर तिलक को कुछ लोगों ने लगाया है, बट बाल गंगाधर तिलक का संबंध पूर्ण स्वराज, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात को इन्होंने कहा था। बिपिन चंद्रपाल से भी इसका कोई रिलेशन नहीं मिलता है, पूर्ण स्वराज से नेहरू जी का मिलता है। हाँ, यहाँ पर नेहरू जी का नाम नहीं है। एक बात आपको ध्यान देना होगा कि पूर्ण स्वराज का जो शब्द है ये पहली बार हसरत मोहानी ने रखा था। हसरत मोहानी, देखो हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की बात कही, बट इनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया, सीरियस नहीं लिया गया। आगे चल करके 1929 में जब अधिवेशन हुआ लाहौर में, नेहरू जी अध्यक्ष बनाए गए, तो उनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो पारित हो गई, स्वीकार कर लिया गया। तो पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया, पारित किया गया। कब? तो 1929 में नेहरू द्वारा। लेकिन इस शब्द की जो शुरुआत करी गई पहली बार, तो वो हसरत मोहानी के द्वारा करी गई। हसरत मोहानी ये मोहान उन्नाव के रहने वाले हैं, और जो भी विद्यार्थी हमारे उन्नाव के देख रहे हैं उन्हें गर्व होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हसरत मोहानी। चलिए, तो इतने क्वेश्चनों का हमने अभी आंसर क्लियर करा। फिर अगले वीडियो में हम अन्य क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनका भी हम क्लियर करेंगे।